क्या आज के टाइम में भी तंत्र मंत्र है, होता है? कोई दूर से बैठा हुआ इंसान किसी को परेशान कर सकता है, आत्माएं भेज सकता है, पिशाचनी को भेज सकता है। आप कहेंगे कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये तो बहुत पहले हम सुना करते थे, लेकिन अब तो साइंस का युग है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सब ऐसे ही बताया जाता है, मनगढ़ंत कहानियाँ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ था शिवम टैक्सी ड्राइवर के साथ में। तो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, शिवम टैक्सी ड्राइवर की आज की कहानी के सफ़र में। दोस्तों, वो साल था 2011 का। मेरा नाम है शिवम। टैक्सी चलाने का मैं काम करता था। मेरे पिता फरीदाबाद ज़िला में काम करते थे और अपने लिए घर भी खरीद रखा था। तब हम पूरा परिवार उस घर में रहा करते थे। लेकिन जब पिता रिटायर हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं गांव में जाऊंगा, यहाँ तो मेरा मन नहीं लगता है, तो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे पिताजी ये शहर वाला घर छोड़ करके गांव की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर धूमधाम से मेरी बहन का शादी भी होती है। तब तक मैं कुंवारा था। मैं टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। मेरे पास में अकेली टैक्सी थी, लेकिन उसी टैक्सी से मैं मेहनत कर कर के अपने लिए 4 टैक्सी खड़ा कर लिया था। फिर अब क्या था, अगर मैं काम पर भी ना जाऊं तो हमारे ड्राइवर काम करते थे, पैसा कमा के लाते थे। मैं उनको एक मुश्त रकम देता था, महीने का तनख्वाह देता था। मेरी ज़िंदगी बड़ा आसान हो गई थी। लेकिन पिता को टैक्सी चलाना पसंद नहीं आता था। वो कहते थे कि देखो शिवम, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो सोचा था कि तुम पढ़ लिख करके कोई अफसर बनोगे, लेकिन तुम तो खेल कूद में पूरा ज़िंदगी अब गुजार दिया, उस शिक्षा को ग्रहण कर नहीं पाया, तो कोई ढंग का काम कर लो। लेकिन मेरा मन जो था ना, इस लाइन में लगा हुआ था। अब मैं जिस लाइन में मन लग जाता है ना, तो उसको इंसान छोड़ नहीं पाता है। अब उसके बाद मेरे पिता तो गांव में रहने लगे, मेरा माताजी गांव पर रहने लगी। अब मैं अकेले ही अब इस घर में रहता था और टैक्सी चलाने का काम करता था। उस टाइम भी मेरे पास में 4 टैक्सी थी, 3 ड्राइवर मैंने रखा हुआ था और चौथा टैक्सी मैं चलाता था। खुला सा जगह था, पीछे हमारा पार्किंग थी। पार्किंग अच्छी खासी थी, उसमें कम से कम 5-7 हम टैक्सी खड़ा कर सकते थे। इतना बड़ा खुला एरिया था, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और उसी दौरान जब मैं टैक्सी चला रहा था, एक लड़की से मुझे प्रेम हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी, मिलनसार लड़की थी। वैसे तो मेरा एक तरह से पैसेंजर ही थी, लेकिन ना जाने कब कैसे प्यार हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो भी मुझ पर मरने लगी और मैं भी उससे मरने लगा उस पर। और देखते ही देखते नौबत आ गई थी शादी तक। मैं ही उसे जिक्र किया था, वो तो मना कर रही थी कि नहीं शिवा, अभी नहीं, कुछ दिन हम ऐसा ही चलने देते हैं। अब मैं उसको गाहे बगाहे मदद भी करता था, गिफ्ट भी देता था। कभी उसको पैसे कौड़ी की जरूरत पड़ती थी तो मैं पैसा से मदद भी करता था। हम दोनों की दोस्ती बहुत बढ़िया चल रही थी और दोस्ती मैं चाहता था कि शादी में बदल जाए। मैंने तो बहुत जोर लगाया, लेकिन वो भी मना करने लगी कि नहीं शिवम, अभी नहीं, कुछ हमारे घर में परेशानियां हैं और जब तक वो परेशानियां हल नहीं हो जाता, मैं शादी का सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं अकेली हूँ अपने परिवार को चलाने वाली। मेरा भाई अपाहिज है, कोई काम नहीं कर सकता है। अब मैंने देखा भी था उसको, भाई को, जब वो डॉक्टर के पास लेके आई थी मेरी टैक्सी में ही, और तब मैंने देखा था वाकई में जो सच कह रही थी। उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता था, अकेले ऑफिस में काम करती थी, पूरा घर को संभाल रखी थी। मैं भी देख करके बड़ा अचंभित हो जाता था कि देखो कितनी लड़की साहसी है। अगर ये मेरी पत्नी बन जाती है तो मुझे तो बड़ा आनंद आएगा। मैं अपने ख्यालों में खोया रहता था। जब भी मैं उससे पूछता था कि देखो ना, अब इतना टाइम तो हो गया, चलो हम शादी कर लेते हैं, तब वही रोना रोती थी कि तुम तो देखे हो ना शिवम, मेरे परिवार को चलाने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं, इतना खर्चा है। अब मैं तरस खाता था उस पर। एक तरह से पैसा कौड़ी से मैं मदद करता था, वो मना करती थी लेकिन ले भी लेती थी। एक बार उसने मुझसे कहा कि देखो शिवम,
अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमने किसी से उधार लिया हुआ है अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए। वो पैसा हमें चुकाना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी तो वो पैसा कौन देगा? मेरे पिता है जो इतना कमा नहीं सकते, मजदूरी करते हैं, तो वो तो घर का खर्च चलो चला भी लेंगे, लेकिन कर्ज का भरपाई कौन करेगा? तब मैंने पूछा कि कितना पैसा लगेगा, कितना देना है, कितना कर्जा है। तब वो मुझे लाखों में बताती है। खैर वो उस टाइम मेरे लिए वो रकम कोई बड़ी नहीं थी। मेरे पास में पैसा था और मैं वो पैसा उसको दे देता हूँ। इसके बाद मैं उससे शादी की बात करता हूँ और तब वो मान जाती है। लेकिन मैं उसका मूड देखा था, उस टाइम भी शायद शादी के मूड में नहीं थी। शायद उसकी मजबूरी थी जो मैं समझ रहा था, लेकिन अब जुबान दे चुकी थी तो शादी तो करना ही पड़ा। इसके बाद हमारे घर की दुल्हन बन करके आ चुकी थी। मैं बहुत खुश था। मुझे तो लगा कि बस मुझे तो एक नई दुनिया में आ चुका हूँ। इतनी सुंदर जिसकी घरवाली हो, अब उसका क्या कहना भाई। मैं तो आनंदित रहता था। मुझ में कोई ऐब नहीं था। मैं कोई ऐब करता ही नहीं था, ना कोई नशा पानी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल मैं साफ सुथरा इंसान था। मैं अपने पत्नी से बहुत ही मोहब्बत करता था। मैं तो काम पर जाता भी नहीं था। जब से मेरी शादी होकर के मेरी दुल्हन मेरे घर पर आई थी तो मैं उसी के साथ में समय बिताता था। तब वो घुड़कती थी कि काम पर नहीं जाओगे क्या, रात दिन घर में बैठे रहोगे, मुझे ही देखते रहोगे। मैं कहता था कि हाँ, मैं बस ऐसे ही चलेगा। तब मुझे दबाव डालती थी कि जाओ भाई काम पर, दिन है कमाने के लिए, रात है आराम करने के लिए। तो मैं भी तो रात इसी घर में हूँ ना, रात को तो यहीं पर आओगे ना। आखिरकार मैं अपने मन को बदलता हूँ और फिर अपनी टैक्सी लेके चल पड़ता हूँ। अब यही हमारा सिलसिला चलने लगता है। रात को आता हूँ, अपनी पत्नी को कुछ न कुछ उपहार लेकर के, कभी फूल, कुछ और कुछ मिठाई। जो दिल में करता था, मैं बहुत खुश रहता था। मुझे लगता था कि मैंने जीवन में अच्छे काम किए थे पिछले जन्म में, तभी इतनी सुंदर मेरी पत्नी मिली है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। एक दिन मैं देर रात को आता हूँ। मैं उसको बोला था, मैं बोल के गया था कि देखो मैं बाहर गांव जा रहा हूँ और आने में शायद 2 दिन का टाइम भी लग सकता है। तुम मेरा इंतज़ार मत करना, दरवाज़ा बंद कर लेना। अगर मुझे आना होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। और वैसे फ़ोन से बातचीत होती रहती थी। अब मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं तो रास्ते में था और उससे बातचीत कर रहा था कि देखो मैं शायद कल शाम तक पहुंचूंगा। मैं उसको अचानक जाकर के सरप्राइज अब देना चाहता था कि चौंक जाए, लेकिन वो सरप्राइज मैं उसको नहीं, उसने मुझे दे दिया था। इसके बाद हमारी जिंदगी की गाड़ी बिल्कुल बदल गई थी। जब मैं रात को करीब 11 बजे आता हूँ, बिल्कुल आराम से वैसे पार्किंग करता हूँ, आज जाता हूँ दरवाजे पर कुछ बातचीत मुझे सुनाई देती है। हंसी मजाक, जैसे घर के अंदर में कोई पुरुष है। मेरी पत्नी तो अकेली रहती थी, हमारा आधा परिवार तो गांव में रहता था, तो कोई मतलब ही नहीं। और हमारे ससुराल से कोई आने वाला था नहीं, तो कौन हो सकता है। मेरा तो खून सूख गया था। मैं तो अपने पत्नी पर पूरा यकीन करता था, विश्वास करता था। तो आखिर मेरे घर में हंसने का कोई किसी पुरुष का आवाज़ कैसे आ रही है, कौन हो सकता है। मेरा तो खून सूख चुका था। मैं दरवाजे के साथ चिपका हुआ अंदर की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। तब मेरी पत्नी हंस के कह रही थी, किसी का नाम ले रही थी, मैं नाम बताना नहीं चाहता। वो कह रही थी कि देखो ना, मेरा पति तो वहाँ गया हुआ है, कल शाम तक आएगा। देखो कल मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और ना मैं तुमसे मिल पाऊंगी। हम फिर किस दिन जब मेरा पति दूर जाएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी और तब तुम आना। आज हमारी रात है, लेकिन कल तुम जिद मत करना। मैं सब सुनता रहा। मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे कानों में तो जैसे गर्म कांच कोई पिघला के डाल रहा हो, ऐसे मेरे कानों में जलन हो रही थी, दर्द हो रहा था। ये मैं कैसे सुन रहा हूँ? जिस पत्नी पर मैं इतना विश्वास करता था, उस लड़की को मैंने प्रेम किया, लाखों रुपए उस पर खर्च किए, उसका घर संसार चलाने में मदद किया, और वो मेरे साथ में ऐसा सिला दे रही है। मेरे आंखों से आंसू और मेरे हाथ में
ऐसा लग रहा था कि मैं दीवार को तोड़ दूं, उस दरवाजे को तोड़कर अंदर पहुंच जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। और अचानक मैं ज़मीन पर बैठ जाता हूं। बैठने के बाद मैं सोचने लगता हूं कि मैं अब क्या करूं। क्या मैं इनको जगाऊं? जगे हुए थे, अब जगाना क्या था, बस दरवाज़ा ही तो खटखटाना था। मुझे लगा कि हाँ, अगर रंगे हाथ इनको देखना है आमने सामने, बाद में तो बातें झूठी हो जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं था। मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, अंदर सांप सूंघ जाती है। कोई आवाज़ हंसी का निकलती नहीं है। सन्नाटा घर के अंदर फैल जाता है। कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मैं लगातार दरवाज़ा पीटता हूँ। दरवाज़ा नहीं खुलता है तो मैं अपनी पत्नी का नाम लेकर चिल्लाता हूँ कि मैं बाहर कब से खड़ा हूँ, दरवाज़ा तो खोलो डार्लिंग, खोलो तो सही, खोलो तो सही। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। मैं दरवाज़ा पीटता हूँ, यहाँ तक कि पड़ोस के लोग भी अब जाग चुके थे मेरे दरवाज़ा का शोर सुन करके। वो भी गली में निकल के आके, शिवम क्या हो गया, क्या हो गया, तुम इतनी तेज़ी से दरवाज़ा पीट रहे हो। तब मैं कहता हूँ काका कुछ बात नहीं है। मेरी पत्नी शायद सो गई है नींद, गहरी नींद में। मैं उसको उठाने की कोशिश करता हूँ। तब जा कर के मैं पूरा ताकत लगाता हूँ दरवाजे पर। दरवाज़ा कब तक मेरी ताकत को बर्दाश्त करता, उसका कब्जा टूट जाता है, पल्ला नीचे गिर जाता है और मैं गुस्से से अंदर पहुँच जाता हूँ। दोनों डरे हुए थे बिल्कुल। पलंग पर एक साइड में मेरे प्रेमी, पत्नी के प्रेमी, और एक साइड में मेरी पत्नी एकदम भीगी बिल्ली की तरह बैठे हुए थे, आंखें नीचे झुकाए हुए। मैं पूछता हूं ये कौन है, किसको तुम अपने घर में अंदर बिठा रखी थी, किसके साथ में प्रेम लीला चल रहा है, कौन है तुम्हारा, कब से जानती हो, कुछ तो बताओ। अरे मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा नहीं भाई, कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे बता दो ये कहाँ का है और कब से तुम्हारा रिश्ता चल रहा है, बस मैं इतना ही जानना चाहता हूं। लेकिन मेरी पत्नी बोलती नहीं है। तब मैं उस लड़के का खबर लेता हूं, कौन है भाई तू, मेरे घर में तू कर क्या रहा है, अगर मैं चाहूं तो तेरे साथ में बहुत कुछ कर सकता हूं। अब तो तुझे, अब जो मैं सवाल पूछता हूं उसका जवाब दे दे, इसके बाद तू यहां से निकल जा। मैं पूछता हूं कि तुम कौन हो, तो वो जहां मेरी पत्नी का घर था वहां का पड़ोसी था। मैं पूछता हूं ये लीला कब से चल रहा है तुम्हारे साथ में, वो बताता है तुम्हारी शादी से पहले से। मतलब एक तो मेरे साथ भी प्रेम कर रही थी और उस लड़की के साथ भी कर रही थी, ऐसे तो और भी कोई लड़के होंगे जो मैं जानता नहीं था। तब मैं कहने लगा कि भाई तू जा यहाँ से, अब तेरा काम खत्म। तब वो भी उठ जाती है कि मैं भी जा रही हूँ। मैंने बोला बस निकल लो तुम, अब आज से हमारा तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ रिश्ता खत्म हो जाता है। और उसी लड़के के साथ रात को ही मेरी पत्नी निकल जाती है। मैं बोलता हूं कि देखो एक बार निकल जाओगी ना, इस घर में दोबारा नहीं आओगी, सोच समझ के इस घर से पैर बाहर निकालना। लेकिन वो मेरी तरफ मुड़ के देखती भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं उसको बस धमकाना चाहता था, समझाना चाहता था कि चलो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो गलती समझ नहीं रही थी। उस लड़के के साथ आराम से निकल जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद तो वो रात मेरे लिए बहुत भारी पड़ गई थी। मैं इतना रोया था कि जब कभी ज़िंदगी में ऐसा मेरे साथ में कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन मैं सुबह में संभल गया था। मैं अपने ससुराल पहुंचता हूं, मेरी पत्नी उसी घर में थी और मैं अपने सास ससुर को सब कुछ बताता हूं, उसके अपाहिज भाई को बताता हूं कि देखो मेरे साथ में इसने ऐसा गेम किया है। सब लोग बिल्कुल शांत थे। शायद वो लड़की पहले बता चुकी थी और वो अब झूठ बोल रही थी। कहती पापा मैं बताई थी ना कि ऐसे ही मेरे पर ब्लेम लगाएंगे। अरे नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब जो भी मैं बोल रहा था, ना तो मेरा ससुर विश्वास कर रहा था, ना मेरी सास और ना उसका अपाहिज भाई। लड़की क्यों माने बात को। खैर मैं समझ गया था। मैं अब उल्टे पैर वापस आ गया था। इसके बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल उजड़ सी गई थी। काम में मन ही नहीं लगता था। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। ऊपर से मोहल्ले में बदनामी और हो चुकी थी। सबको पता चल चुका था। जो चाचा मैं रात में आए थे ना, पूछ रहे थे कि शिवम क्या चल रहा है।
उस वक्त तो चले गए थे, लेकिन अपने दरवाजे के पीछे से सब कुछ उन्होंने देख लिया था, सब कुछ सुन लिया था। और मोहल्ले के बाद तो गोली की तरह फैलती है। मुझे तो उस मोहल्ले में अब शर्म सी आने लगी थी। मैं ग्राहक खोजता हूँ कि अब तो घर बेच देता हूँ, मैं कहीं और घर ले लूँगा। और जल्दीबाजी में सब कुछ करता हूँ, औने पौने दाम में जैसे भी होता है घर का सौदा करता हूँ और अपने लिए एक सुरक्षित घर का तलाश करता हूँ। ऐसा घर था जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था। घर तो अच्छा खासा बना था, एकांत एरिया में था, नई कॉलोनी में था। आज जो डीलर हमें दिखाया बोला ज़्यादा दिन पुराना घर नहीं है, साल का बना हुआ है, मालिक ने बना लिया, लेकिन अभी वो रहना नहीं चाहता है। मैं देख लिया, घर तो बहुत बढ़िया था और मेरे बजट में बिल्कुल था। मैं देरी नहीं करता हूँ, आनन फान में यही होता है, गलतियाँ पर गलतियाँ होती जाती है। और उसके बाद पुराना घर तो हमने बेच दिया, नया घर में आ गया। इसके बाद मैं घर से बाहर निकलता नहीं था, मेरा दिल टूट चुका था। किसके लिए कमाऊँ भाई, किसके लिए काम करूँ? 4 टैक्सी चल रही थी, मुझे पैसे की कोई कमी थी नहीं। मैं अपनी टैक्सी खड़ा करके दरवाजे पर रखता था, मन ही नहीं करता था कि मैं बाहर निकलूँ, काम करूँ। और वही टाइम था कि मैं नशे की तरफ मुड़ चुका था। मैं कभी नशा नहीं किया था, लेकिन वो वक्त की ज़रूरत थी, या यूँ कहूँ कि बर्बादी का, अब जैसे बर्बादी हमारे घर की तरफ दस्तक दे रही थी। मैं नशे में अब आने लगता हूँ, नशा पी लेता हूँ। नशा पीने के बाद में अब उसका चेहरा मोहरा मुझे और याद आने लगता था। मैं तो सोचता था कि मैं नशे में हो जाऊँगा तो सब कुछ भूल जाऊँगा, लेकिन गलत था। जो किसी ने बताया होगा कि नशे में इंसान अपना गम गलत कर लेता है, सब कुछ दर्द को भूल जाता है, लेकिन मेरे साथ में उल्टा होता था। जब मैं ड्रिंक करता था ना, तो मेरी पत्नी मुझे बहुत याद आती थी। एक बार नशे में मैं अपनी टैक्सी लेकर ससुराल भी पहुंच जाता हूं, लेकिन वहां पर मेरे साथ में सही बर्ताव नहीं होता है। मेरे सास ससुर भी मुझसे सही बर्ताव नहीं करते, ऐसा मैं उम्मीद नहीं किया था। पत्नी तो चलो दूर की बात है, वो गुस्से में है, न जाने अब मैं जो भी उसका चोरी पकड़ा था वो तो ज़रूर नाराज़ थी मेरे ऊपर में, लेकिन सास ससुर भी मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया और मेरा दिल टूट जाता है। आज सास ससुर कहता है कि बेटा आज के बाद इस दरवाजे पर कभी पैर मत रखना, तुम्हारा हमारा संबंध खत्म हो चुका है। अपनी बेटी की गलती को नहीं माने, लेकिन मेरी गलती को जरूर मान लिया था। मैं अब क्या करता अपने घर पर। इसके बाद तो मैं अपने कमरे में बंदी रहने लगा। इस घर में रहते हुए मुझे लगभग करीब 15 से 20 दिन हो गया था। तब तक घर में ऐसी कोई बात हुई भी नहीं थी, सामान्य सा घर था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पड़ोसी थोड़ा दूर दूर पर थे, नए नए मकान बने हुए थे, कोई रहता था, कोई दिन में आकर घूम जाता था। मतलब परमानेंट बहुत कम लोग रहते थे उस गली में, जिस गली में मेरा मकान था, जो मैंने मकान खरीदा था। अब मेरे लिए तो बहुत शांत मोहल्ला था, वहाँ पर ना कोई शोर, ना कोई ऐसा कुछ बात, बिल्कुल शांत था। अब मैं नशे में रहने लगा, दिन में भी दारू पी लेता था, रात को भी पी लेता था। जब मुझे लगता था कि हाँ अब मेरा होश आने लगा है, तो नशे में फिर हो जाता था। पत्नी की याद सताती थी ना, मैं ऐसा बेवकूफ़ था, ऐसा पागल था, और मैं वही काम कर रहा था। 15 दिन के बाद गर्मी का टाइम था और लाइट है ना, रात के टाइम में करीब 11 बज रहा था, लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद जल्दी आ जाती थी, और उस टाइम मैंने कोई इन्वर्टर वगैरह लगवाया नहीं था, ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं लाइट का इंतज़ार करता रहा कि अब आ जाएगी लाइट, अब आ जाएगी, लेकिन लाइट नहीं आती है। मुझे गर्मी लगने लगता है। अब मैं सोचता हूँ कि चलो छत तो है, खुली छत की तरफ चलते हैं। वो मैं बताना भूल गया आपको कि जो हमारा घर था ना, उसमें 3 कमरे थे, एक स्टोर रूम लेकर के 4 कमरे होते थे, और मैं तो एक ही कमरे में रहता था, और 3 तो बिल्कुल खाली रहता था। दरवाज़ा में बंद था, उसमें ताला कुंडी लगा कर रखता था, हमें ज़रूरत ही नहीं थी। वो उसी के बगल से छत के ऊपर सीढ़ियाँ जाती थी, एक ही मंजिल का घर था, कोई डबल मंजिल नहीं था। मैं सीढ़ियाँ की तरफ चढ़ने लगा, अभी सीढ़ी 1-2 सीढ़ी चढ़ा था, तभी मुझे छत के ऊपर से
कोई औरत उतरती हुई नजर आती है। चांदनी रात थी, इसलिए मैं देख पाया। जब औरत उतरती है ना, एक क्षण लगा कि मेरी पत्नी आ चुकी है। वैसे ही चेहरा मोरा था, बिल्कुल उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। बाल भी खुले हुए उसका था, घुंघराले बाल थे। तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी आ गई है। मैं नशे में नहीं था उस टाइम में, नशा उतर चुका था। ऊपर से गर्मी लग रही थी। तब मैं छत की तरफ जा रहा था, और जब रास्ते में वो औरत मुझे ऊपर से उतरती हुई मिलती है तो मैं अपने आप रुक जाता हूँ, उसकी तरफ देखने लगता हूँ, और वो भी मेरी तरफ देखती है। हम दोनों की आंखें मिलती हैं, और उस वक्त में मैं बस कुछ बोलता नहीं हूँ, बस ऐसे उसको घूरता रहता हूँ, परखने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरी पत्नी है या मैं सपने में हूँ या नींद में हूँ। ये है कौन मेरे घर में? आई छत से नीचे कैसे आ रही है? आसपास में कोई घर भी नहीं है कि चलो बगल में घर है, छत सटा हुआ है, गलती से आ गई हो, ऐसी भी बात नहीं है। तो कौन है ये? मैं जब परखने की कोशिश करता हूँ तो मेरी पत्नी में अब समानता तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन इतनी नहीं। तब मैं जान गया कि ये मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन खूबसूरत मेरी पत्नी से और भी ज़्यादा थी। मैं उसको देख करके अंदर अंदर अब एक तरह से पिघल जाता हूँ। इतनी खूबसूरती देख करके मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये कौन है भाई? अब मेरे घर में आज छत के ऊपर से उतर रही है, अब बात क्या है? तब मैं पूछता हूँ कि मैडम, आप गलत घर में आ गई हैं क्या? तब वो मुस्कुराती है, कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल घर में, बिल्कुल अपने ही घर में हूँ। ये मेरा घर है, इसी घर में मैं रहती हूँ, आज से नहीं, बहुत दिनों से। मैं हंसने लगता हूँ, कहता हूँ कि मैडम, मैं ये घर नया नया खरीदा हूँ, ये अब मेरा घर है। शायद आप पिछले मालिक की बात कर रहे हैं, आप पिछले मालिक के बेटे वगैरह हैं क्या, जिसका घर है ये? तब कहती नहीं नहीं नहीं, ये घर ही मेरा है, शुरू से मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है, ये मेरा है। मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है। अब मैं कहता हूँ कि चलिए मान लेता हूँ आप ही का घर है, लेकिन आप इतनी रात को छत पर कहाँ गई थी, अब कहाँ जा रही है? तब वो कहती कि मुझे हटो, मुझे रास्ता दे दो, मुझे नीचे जाना है, हटो मेरे रास्ते से। मैं जानबूझ करके रास्ता रोक के खड़ा हूँ। कहता हूँ कि नहीं, आप मुझे पहले बता दीजिए अपने बारे में, तब मैं आपको रास्ता देता हूँ निकलने का। तब वो मुझे धक्का देती है तो मैं अब 2 सीढ़ी तो चढ़ चुका था। अचानक मेरा पैर झूठा पड़ता है, अब मैं धड़ाम से नीचे। मेरे ही बदन से चढ़ करके अब बिल्कुल हवा की तरह लग रही थी, जैसे उसमें कोई वजन ही ना हो। मेरी तरफ मुड़ के देखती है, मुस्कुराती है। जो मेरा गोदाम था, जिस कमरे को मैंने स्टोर रूम बना रखा था, जिसमें कबाड़ वाड़, पुराने बर्तन, बहुत सारा चीज मैंने जमा कर रखा था, और उसमें ताला बंद था। देखते ही देखते उस कमरे में अंदर चली जाती है। हैरानी से मैं उसको देखते रह जाता हूँ। इसके बाद मुझे होश नहीं रहता। जब मुझे होश आता है ना, तो मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर पाता हूँ, वही औरत मुझे जगा रही है, मेरा नाम लेके पूछ रही है, शिवम कैसी तबीयत है तुम्हारी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं उसको देखता हूँ हैरानी भरी अपनी आंखों से। ये लग रहा है कि मेरा ख्वाब है, ड्रीम है, मैं सपने के अंदर में हूँ, ड्रीम टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ड्रीम नहीं था, मेरे सामने में वो सच्चाई थी। वो औरत जो थी बिल्कुल मेरे सामने में खड़ी थी, जिसको मैं स्टोर रूम में जाते हुए देखा था, दरवाजे के आर पार जाते हुए देखा था। वही मुझे अपने कमरे में, मेरे पलंग पर, जिस पर मैं लेटा हुआ हूँ, मैं तो जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया था। न जाने मुझे क्या हुआ था। वो मुझे प्यार से कह रही है, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है? मैंने जानबूझ के धक्का नहीं दिया था, तुम हट नहीं रहे थे ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे माफ़ कर देना। चोट लगी तो बताओ, मेरे पास में उसका भी इलाज है। तब मुझे एहसास होता है कि ये तो सच्चाई है भाई, बिल्कुल सच है। मैं अब एक तरह से उसको जाते हुए देखा था उस कमरे के अंदर में, स्टोर रूम में, वो भी बिना दरवाज़ा खुले हुए आर पार जैसे चली गई थी, गायब हो गई थी। इसके बाद मुझे होश आता है तो मैं अपने कमरे में पाता हूँ, वही मुझे जगा रही है, मेरा नाम भी जानती है कि शिवम मेरा नाम है।
और मेरे नाम से पुकारती है, तब मैं डर जाता हूँ, खौफ में भर जाता हूँ। मुझे लगता है कि भाई ये तो कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा वगैरह है भाई, ये तो ऐसे तो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता है। तब शायद मेरे मन की बात को समझ जाती है। कहती है, मुझसे डरो मत, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसी घर में रहती हूँ और मैं तुम्हारी देख रेख करूँगी जब तक तुम सही ना हो जाओ। लेकिन मुझे हुआ क्या है, मैं तो बस 2 सीढ़ी से नीचे गिरा था, इतने में मुझे क्या हो जाएगा। आज तब मैं देखता हूँ कि बाकी में मुझे चोट लगी थी। इतनी ऊंचाई से जब मैं गिरा था, कम ऊंचाई थी, लेकिन फिर भी मेरे पैरों में मोच थी, चोट लगी हुई थी। मुझे दर्द का एहसास होने लगता है। तब मैं कहता हूँ कि आप अपने बारे में बताओ, पहले आप कौन हो। तब वो कहती है कि मेरे बारे में अब मत पूछो, मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये घर मेरा है, यहाँ जो भी रहेगा मेरी मर्जी से रहेगा। अपने बारे में जो बताती है ना, तो मैं हिल जाता हूँ। आपने आपको बताती है कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ। ये जो मकान बना है ना, मेरी ही घर पर बना है, मेरी ज़मीन पर, मैं इसी ज़मीन के नीचे में रहती हूँ, यहाँ मेरा बास है। लेकिन मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ, मैं बुरी लोग नहीं हूँ, मैं कोई बुरी शक्ति नहीं हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ। लेकिन मेरा घर है, तो मैं ये अपना घर छोड़ के कहाँ जाऊँगी। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ था, मुझे लगा कि मेरे साथ में कोई गेम खेल रही है, कोई मजाक कर रही है। इतनी खूबसूरत हसीन लड़की अपने आप को प्रेतात्मा कह रही थी कि घर जो बना हुआ है ना, जिस जमीन पर, वो जमीन की मालकिन है, ये उसका घर जमीन के अंदर में है। मुझे लगा कि मेरे साथ में तो गेम अब हो रहा है, मेरी पत्नी ने गेम किया है और ये भी कर रही है। मैं उसके बात को यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन इतना तो जरूर लग जाता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। बिना कोई दरवाज़ा खोले हुए अब मेरे स्टोर रूम में दाखिल हो चुकी थी, मजाक की बात नहीं है। तब मैं और डर जाता हूँ और मुझे कहती है, शिवम मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे तंग नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें तंग नहीं करूँगी, तुम भी आराम से रहो और मुझे भी आराम से रहने दो। मैं कहूँ ना, मैं अपनी आंखों पर कैसे यकीन करता, लेकिन बिल्कुल यकीन करना पड़ा था। मेरे सामने में एक प्रेतात्मा थी जो सामान्य औरत की तरह, समान लड़की की तरह मुझे दिखाई दे रही थी। वो मुझे छू रही थी, उसका मैं एहसास कर सकता था। तो ये इंसान हो करके भी एक प्रेतात्मा की तरह लग रही थी। ऐसी बात पर मुझे कन्फ्यूजन था। तब शायद मेरे मन की बात समझ गई थी या कहने लगी, शिवम मुझसे डरो मत, मेरे पास में जरूर शक्ति है, मैं इंसान को छू सकती हूँ, इंसान के साथ में बातें कर सकती हूँ, और जो मेरे घर में रहेगा तो मैं उससे ज़रूर बात करूँगी। तुम मुझे अच्छे लगे बात व्यवहार में, तुम्हारे में एक कमी है। वो मुझसे सलाह देने लगी, कहने लगी कि देखो इंसान, तुम बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत साफ सुथरे हो, ना तुम आलतू फालतू बात करते हो, ना अपने आप में मगन रहते हो, लेकिन कमी है तुम दारू बहुत ज़्यादा पीते हो, नशा बहुत ज़्यादा करते हो। ये सेहत के लिए सही नहीं है। ये सब उपदेश एक प्रेतात्मा दे रही थी, जिसके बारे में मैं ना जाने किससे कहानियाँ कितना सुना था कि प्रेतात्माएं दोस्त होती हैं, वो लोगों को तंग करती हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, और जिसके ऊपर सवार हो जाए, जिसके घर में आ जाए तो मांस मदिरा का सेवन करती हैं, मांगती हैं भाई मुझे खुराक दे दो, तब मैं घर के छोड़ के जाऊंगी या नहीं भी जाऊंगी। लेकिन ये मुझे दारू छोड़ने के लिए बोल रही थी कि तुम में ये कमी है, ये कमी को तुम सुधारो, तुम अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान की तरह रहो, और हम दोनों इस घर में रहेंगे, लेकिन ना तुम मुझे तंग करोगे और ना मैं तुम्हें तंग करूंगी। एक संधि होगी, ना मुझे तुम्हें डरने की जरूरत है और ना मैं तुमसे डरूंगी। आखिरकार मुझे लग गया कि वास्तव में ये प्रेतात्मा ही है। ये मेरे साथ में सुबह तक रही थी। हम सुबह तक उससे मैंने बहुत सारी बातें किया और वो गोलमोल जवाब देती थी। मैं उसे पूछता था कि आखिर तुम जमीन के अंदर में कैसी रहती हो, क्या तुमने कोई घर बना रखा है। तब हंस देती थी, कहती थी कि ऐसा ही समझ लो, ऐसा ही समझ लो। साफ शब्दों में कोई जवाब नहीं देती थी, मेरे बारे में पूछती थी। और वो यहाँ तक जान चुकी थी कि जो मेरी पत्नी है कैरेक्टर की सही नहीं है,
और उसने ये भी बोली थी कि तुमने सही काम किया है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, नहीं तो तुम्हारा जान भी जा सकती थी उसके चक्कर में, तुम सही बिल्कुल काम किए हो। आप इसके बाद सुबह हो जाती है और वो मुझसे बहाना करके जाती है कि मैं अभी आई, लेकिन उसके बाद में वो दोबारा नहीं आती है। दोबारा क्या, 10 दिन हो जाता है और वो मुझे नज़र भी नहीं आती है। 10 दिन तक मैं उसको ढूंढता रहता हूँ। मैं हर कमरे में देखता हूँ कहीं तहखाना है, कोई सीढ़ी बनी हुई है, कोई सुरंग तो नहीं है जिससे आती है जाती है, लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं। किसी कमरे में ना तो कोई सुरंग था ना कोई रास्ता था, तो आखिर आती जाती कैसी है। तब मैं समझ गया कि प्रेतात्मा के लिए अब रास्ता की क्या जरूरत है, जहाँ उनका इच्छा है वो चली जाती है। 10 दिन के बाद फिर लाइट जाती है। अब लाइट जाने के बाद गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाता था, मैं छत पर आके सो गया था। जब मेरी आंख खुलती है ना, तब मैं उसको एक कोने में खड़ा हुआ देखता हूँ। वो बाहर की तरफ नज़ारा ले रही थी, मुझे नहीं देख रही थी, मैं उसको देख रहा था और काफ़ी देर तक खड़ी रही। इसके बाद मेरे आंखों के सामने में देखते देखते ही जैसे गायब हो चुकी थी और उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आई थी। लेकिन मुझे विश्वास हो चुका था कि ये लड़की जो सच बोली है मेरे साथ में, झूठ नहीं बोली है। ये प्रेतात्मा होते भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं इसे डरता नहीं था। डर मेरा जो था ना, वो तो उसी रात को निकल चुका था जब उसने कहा था कि तुम भी आराम से रहो और मुझे भी आराम से रहने दो, ना मैं आपको तंग करूंगी ना आप मुझे तंग करोगे। यही तरह का एग्रीमेंट हमारे साथ में बर्बली हुआ था। अब इसके बाद वो लड़की मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। हालांकि मैं अब उसको भूल ही चुका था, यूं कहूँ कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं समझ गया था कि ऐसी प्रेतात्माएं होती हैं जो अपना एक तरह से घर बना लेती है, उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती है। जब तक उसके साथ में आप गलत ना करो तो आपके साथ में भी गलत नहीं करती हैं। कुछ टैक्सी वाले थे हमारे, एक ड्राइवर था जो जिनको मैं अंकल बोलता था, वो थोड़ा भूत प्रेत में रुचि रखते थे। आगाहे बगाहे में उनसे सवाल पूछता था तो मुझे चौंक करके देखते थे। कहते थे कि शिवम, बात क्या है बेटा, आजकल तुम प्रेत आत्माओं के बारे में बहुत सारे जानकारी लेते हो, क्या कि कोई प्रेतात्मा तो नहीं पट गई है, मजाक मजाक में। तब मैं हंस देता था कि नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। अब खाली बैठा रहता हूँ ना, तो मेरे पास में वक्त काटने के लिए कुछ नहीं होता है, तो इसी बारे में कुछ सोचता रहता हूँ। तब मुझे मना करते थे कि देखो बेटा, ये प्रेतात्माएं जो होती हैं ना, कोई अच्छी भी होती हैं, कोई बुरी भी होती हैं और कोई तो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। इनसे ना तो दोस्ती अच्छी है ना तो दुश्मनी अच्छी है, कब क्या कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं उनसे सवाल पूछता था कि चाचा, अब आप इतना जानकार हो तो इनसे बचने का उपाय क्या है। तब कहते हैं कि बेटा, सबसे बड़ी अच्छी उपाय तो हनुमान चालीसा है, इससे बढ़िया कोई मंत्र है ही नहीं। अगर तुम्हें कहीं भी डर लगे ना तो हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो भाई मामला तो फिर टेढ़ा है, फिर तो तुम्हें तांत्रिक का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसमें कुछ हम ना मैं कर सकता हूँ ना तुम कुछ कर सकते हो। इस तरह की बातें चर्चा होती रहती थी जब भी हमारे पास में आते थे पैसा वैसा देने के लिए, टैक्सी का जो कमाई होती थी। हम घंटों उनसे बात करते थे। अब मैं कहूँ ना, उसके बाद में जो मैं ड्रिंक लगातार करता था अपनी पत्नी के गम में, वो मैं कम कर दिया। उस लड़की के कहे अनुसार बिल्कुल साधारण सा ड्रिंक लेता था, वो भी रात के टाइम में, सोने के टाइम, जब खाना खा करके मैं सोता था उस टाइम ही लेता था। ये आदत भी मेरी अब छूटने लगी थी, लेकिन अभी पूरी तरह से छूटी नहीं थी। और एक रात मैं जब ड्रिंक कर रहा था, खाना आप सामने में रखा हुआ था, मैं सोचा कि 2-3 पैग लेते हुए खाना खा करके आराम से सो जाऊंगा। तभी हमारा जो मेन दरवाजा है ना, उस पर दस्तक होती है। पहले तो धीमे से और उसके बाद लगातार दस्तक होने लगती है, जैसे कोई जल्दी में हो। ऐसे जल्दी में कौन हो सकता है भाई। हमारे टैक्सी ड्राइवर 1-2 बार जरूर रात को दरवाज़ा तो बहुत मुश्किल से आते थे, लेकिन कोई आ भी गया, कोई इमरजेंसी हो गया तो फ़ोन पर बात हो जाती थी। लेकिन ये दरवाज़ा धड़ाधड़ कौन पीट रहा है भाई। मैं उस टाइम 2 पैग लिया था, खाना होना छोड़ करके मैं जाता हूँ दरवाजे पर।
दरवाजा खोलता हूं तो हैरानी होती है, कोई बाहर था ही नहीं। पूरा सुनसान एरिया पड़ा हुआ था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और उसी वक्त मुझे एक ठंडी हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ। गर्मी का टाइम था और ठंडी का हवा झोंका मुझे नॉर्मल सा लगा कि तो चलो दरवाज़ा खोला हूँ और ठंडी का हवा का झोंका आ गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जब मुझे कोई दिखाई नहीं देता है ना, तब मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मन ही मन सोचने लगता हूँ कि कौन हो सकता है भाई, कोई गलती से दरवाज़ा आके पीटेगा, ऐसी भी बात नहीं है। ज़रूर कोई चोर उचक्का था, वो जानकारी लेना चाहता है कि इस घर में कोई है कि नहीं इस टाइम में, शायद वो चोरी होगा। यही सोच करके मैं उस बात को भूल जाता हूँ। मैं फिर दोबारा 2 पैग लेकर खाना खा करके अब फिर अपने पलंग पर आराम से सो जाता हूँ। जब मेरी सांस घुटने लगती है ना, ऐसा लगता है कि मेरा दम निकल रहा है। सांस घुटने लगती है, सांस नहीं ले पाता हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं लंबी लंबी सांसें खींचता हूँ और तब भी लगता है कि कलेजा फट रहा है, सांस नहीं ले जा रहा है, सर जैसे चकरा रहा है, सर में जैसे अंधेरा होता जा रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और अचानक आँख खुल जाती है। आँख खुलती है तो मैं जो देखता हूँ ना, मेरी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता हूँ। एक काली कलोटी औरत और ठिगनी सी, ज़्यादा उसकी लंबाई भी नहीं, और बाल सफ़ेद, आंखें बहुत बड़ी बड़ी, मेरे सीने पर बैठी हुई है। मेरे सीने पर बैठ करके अब मेरे को मारने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि ये मेरा सपना है, ये सपना है। आजकल ऐसे बुरे बुरे सपने मेरे को आ रहे हैं। मुझे लगा कि सपना है, ये तो टूट जाएगा, अभी शायद नींद में हूँ और मैं जगूंगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन सपना नहीं था, वो हकीकत था। वो औरत अपने दोनों हाथ के पंजे फिर मेरे गले पर डाल देती है और तब मैं वो दर्द को महसूस करता हूँ। सीना जो था ना, दर्द के मारे फटा जा रहा था, जैसे लग रहा था कि पसली उसली सब टूट जाएगी। ठिगनी सी औरत, काली कलोटी और इतना भयानक चेहरे वाली, बड़ी बड़ी आंख वाली, वो मुझे मार रही थी, गला दबा रही थी, मुझे चीखने भी नहीं दे रही थी। तब मैं समझ गया कि मेरा एंड हो गया, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरे मन में उस टाइम कोई भी ख्याल नहीं आता है कि मैं भगवान का प्रार्थना करूं। मेरे जो अंकल ड्राइवर हैं वो बोले थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, लेकिन सब दिमाग से निकल जाता है। उस टाइम एक ही याद आता है कि मैं कैसे बचूं, कैसे अपनी जान बचाऊं। और वही जान बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली होती है, मैं उसके सामने बिल्कुल बेकार हो जाता हूं। मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। अब तो जैसे सांस फिर से घुटने लगी थी, मेरी आंखें जैसे लग रहा था कि मेरी कटोरियां बाहर निकल जाएगी। शरीर में बिल्कुल अकड़न से हो गया था, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो चुकी हो। और उसी वक्त एक कड़कती हुई आवाज सुनाई देती है। और वो जैसी ही आवाज सुनाई देती है, मैं जो देखता हूं, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। ये वही प्रेत आत्मा थी जो इस घर की मालकिन थी। जिस घर जमीन पर यह घर बना हुआ था, वो कहती थी कि ये मेरे घर के ऊपर ये मकान बना हुआ है, असली मालकिन तो मैं हूं। और उस ठिगनी औरत को कड़कती आवाज में कहती, छोड़ो इसे, उतर जाओ, नीचे उतरो, तुम इस घर में कैसे आ गई। और उसके बाद वो जो औरत होती है ठिगनी वाली, मेरे सीने से उतर जाती है और उस प्रेतात्मा की तरफ बड़ी बड़ी आंखें और अपना पंजा लहराते हुए जैसे उसको मारने के लिए चलती जा रही हो। मेरी आंखों के सामने वो ठिगनी सी जो पिशाचनी या जो बुरी औरत थी, बुरी प्रेतात्मा थी, अच्छी वाले के साथ में लड़ाई कर लेती है। दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और उसी वक्त मैं बेहोशी में चला जाता हूँ। ना जाने मेरे साथ में क्या होता है, एक दर्द उठता है जो सीने में, और वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आज जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो वही प्रेतात्मा जो मेरे घर की मालकिन थी, वो मुझे उठा रही है। शिवम शिवम, उठो उठो, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको भगा दिया है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी, मैंने उसको सबक सिखा दिया है, मैंने उसको सबक सिखा दिया है।
आप तो, मैं कहूँ ना, मैं इतना डरा हुआ था, इतना खौफ में था। मुझे वो ड्राइवर अंकल की बातें याद आ रही थी कि बेटा, ये प्रेतात्माएं जो होती है ना, ये किसी की सगी नहीं होती है। इनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं है, ना तो दुश्मनी तो और भी अच्छी नहीं है। मैं बहुत खौफ में था। हालांकि उस प्रेतात्मा ने उस रात मेरी मदद किया था। अगर वो सही वक्त पर नहीं आती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहता। लेकिन मैं उसको भी देख कर डर जाता हूँ, कांपने लगता हूँ। आप मेरे से दूर हो जाओ, आप मेरे से दूर हो जाओ, आप मेरे से दूर हो जाओ, बस यही बोलता हूँ। शायद उसको एहसास हो जाता है कि मैं सदमे में हूँ। मेरे सर पर हाथ फेरती है और कहती है अब शांत हो जाओ, अब ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। ये गलती मेरी थी कि मैं कहीं बाहर थी। अगर इस घर के आसपास होती ना, तो प्रेतात्मा इस घर में पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन तुम्हारी भी कमी है। तुमने उस प्रेतात्मा को अपने घर में बुलाया था। अगर तुम उस टाइम दरवाजा नहीं खोलते तो शायद वो तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। तुमने उसको निमंत्रण दिया, अपने घर के अंदर उसको बुलाया। अगर उस टाइम तुम दरवाजा नहीं खोलते तो तुम्हारे घर के अंदर बिल्कुल नहीं आ सकती थी। मैं अभी भी डरा हुआ था, और जो घर की मालकिन प्रेतात्मा थी, वो मुझे समझा रही थी कि अब डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको भगा दिया है, लेकिन तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है। मैं बहुत देर के बाद शांत होता हूँ, सदमे से बाहर निकलता हूँ। प्यास व प्यास लगती रहती है, पानी पीता रहता हूँ। अब मैं उस प्रेतात्मा को, जो भोली भाली मेरी मदद किया था, उस पर भी मैं शक के निगाह से देखता हूँ। कहीं ये मेरे साथ में कुछ नया गेम तो नहीं खेल रही है? कहीं यही अपना रूप रंग बदल करके ये मेरे साथ में कुछ चाल तो नहीं चल रही है? मैं डरा हुआ था और वो मेरे डर को समझ रही थी। मुझे समझा रही थी कि शिवम, ये मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये तुम्हारे जो प्रियजन है ना, इस औरत को यानी इस पिशाचनी को तुम्हारा जान लेने के लिए भेजा था। जब मैं ये बात सुनता हूं ना, तो और डर जाता हूं। मेरे तो हिम्मत नहीं कि मैं सवाल को पूछूं कि कौन, लेकिन वो खुद ही बोलने लगती है। अब तुम्हारी पत्नी ने यह सब खेल रचा है। किसी तांत्रिक के द्वारा इस शक्ति को, ये जो पिशाचनी तुम्हारे पास में आई थी ना तुम्हें मारने के लिए, उसने भेजा है। किसी तांत्रिक ने अपने जादू के बल पर, तंत्र मंत्र के बल पर तुम्हारी जान लेने के लिए भेजा है। और इसमें अहम रोल तुम्हारा पत्नी का है। मैं जब सुनता हूं ना, तो एक पल तो मैं विश्वास नहीं कर पाता हूं। लेकिन मैं समझ गया कि हाँ, मेरी पत्नी इतनी गिर सकती है। अब तो मेरे से दूर है, मेरे से उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरा जान क्यों लेना चाहती है? लेकिन जब मेरी वो दोस्त, वो उस घर के प्रेतात्मा मालकिन, वो बताती है कि उसको तुमसे डर था। उसको डर था कि कहीं कभी न कभी फिर तुम उसको लेने के लिए आओगे, या फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा करोगे, या फिर पैसे की डिमांड करोगे कि लाओ लाखों रुपए जब मैंने तुम्हें दिया था वो पैसा वापस कर दो। इस बात का डर सता रहा था। और तभी तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए किसी तांत्रिक का सहारा लिया था। तांत्रिक को भी अच्छे खासे पैसे दिए थे, और तब वो तांत्रिक मारन क्रिया को किया था। उस पिशाचिनी को भेजा था तुम्हारे पास तुम्हारी जान लेने के लिए। और मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो तुम जिंदा बिल्कुल नहीं बचती। मैं जब सुनता हूं ना, मेरे होश उड़ जाते हैं और मैं कांप के रह जाता हूं। इतना डर जिंदगी में कभी नहीं लगा था। इस प्रेतात्मा से तो बिल्कुल नहीं लगा था जितना उस पिशाचनी से लगा था। काली ठिगनी सी पिशाचनी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा इतना डरावना, और सबसे डरावने उसके पंजे सड़े हुए मांस की तरह बदबू मार रहे थे। इतनी गंदगी उसमें थी। मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। अब मैं उस टाइम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। बस ये सोच रहा था कि ये रात कैसे भी निकल जाए, रात कैसे निकल जाए, और इसके बाद मैं अपने गांव चला जाऊंगा। ये घर बार का मोह छोड़ो, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। लेकिन उस प्रेतात्मा ने मुझे हिम्मत भी दिया और बताया भी कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान की तरह रहो, और सब कुछ मैं देख लूँगी। लेकिन मैं समझ गया था, अंकल का कहना था, ड्राइवर अंकल जो मेरी टैक्सी चलाते थे, कहते थे कि बेटा, ये प्रेतात्माओं का कोई भरोसा नहीं है। अब मैंने अपना प्रोग्राम बना लिया था कि जैसे सुबह होगा, इस घर को छोड़ करके मैं कुछ दिनों के लिए गाँव जाऊँगा, और जब गाँव से अपने माता पिता के साथ लौटूंगा, तब
इस घर को मैं बेच दूंगा, कोई नया घर लूँगा। और ऐसे ही प्रोग्राम करता हूँ। जब सुबह हो जाती है तब मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। मैं अपनी तैयारी करता हूँ और अपनी टैक्सी लेकर के गांव की तरफ निकल जाता हूँ। गांव पर जाने के बाद माता पिता को अब ये सब बातें तो नहीं बताता कि मेरी पत्नी ऐसी थी। मैं बोल दिया कि मैंने उसको छोड़ दिया है और ऐसी सब बात खत्म हो जाता है। जो सवाल पूछते हैं मैं उचित जवाब दे देता हूँ, बात कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, तब मैं इस घर के बारे में बताता हूँ कि वो जो आपका घर था मैंने बेच के बहुत बड़ा गलती किया, मुझे बेचना नहीं चाहिए था। इस घर में जो आया हूँ ना, अब यहाँ पर भी एक भूतनी रहती है। इस घर को मैं रखना नहीं चाहता। मेरे पिता बहुत पुराने ज़माने वाले थे और वो थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करते थे। मेरी माँ भी वही थी, पूजा पाठ करने वाली थी। कहने लगी कि बेटा तुम डर मत, जो तूने घर लिया है ना, अब वैसी बात है तो हम लोग चलेंगे, उस घर में रहेंगे, तो चिंता मत कर। हम देखेंगे वहाँ पहुँच करके कि घर रहने लायक है या नहीं है, वास्तव में तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब वो हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे और वो एक तरह से मजाक ही समझ रहे थे कि मैं उनके साथ में झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही था उनके सामने में, उस टाइम बन चुका था, उनकी नज़रों में मैं एक तरह से गिर चुका था। और उसके बाद अपने माता पिता को मैं लेके आता हूँ उस घर में। माता पिता पूरा घर को मुआयना करते हैं और तब मेरे पिता कहते हैं कि लड़का सही कह रहा है, इस घर में आत्मा तो है लेकिन ऐसी नहीं है कि लोगों को परेशान करे। हम इस घर को नहीं बेचेंगे, इस घर में रहने में हमें फ़ायदा है। देखना, मेरा नाम लेके कहते हैं शिवम, इस घर में तू रहेगा ना तरक्की करेगा। लेकिन मैं इस घर में बिल्कुल रहना नहीं चाहता था, मैं उस प्रेतात्मा से मिलना नहीं चाहता था। हालांकि कोई मेरे साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था, उस प्रेतात्मा ने मेरी मदद की थी। और उस टाइम अगर वो मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं अपने घर भी पहुंच नहीं सकता था, ना अपने माता पिता से मिल सकता था। अब मेरे माता पिता दबाव देने लगे, नहीं बेटा ये घर हम नहीं बेचेंगे, तेरे का हम शादी करते हैं, पुरानी बात को भूल जा। और वही होता है, उस घर में मेरे माता पिता जो गांव में रहते थे हमारे साथ में रहने लगते हैं और घर एकदम हंसी खुशी में गुजरने लगता है। प्रेतात्मा का कोई आता पता नहीं, मेरे माता पिता कभी देखे नहीं थे और उसके बाद मैंने भी नहीं देखा था। बात जो थी ना खत्म हो गई थी, हम उस प्रेतात्मा को भूल चुके थे कि हमारे घर के असली मालकिन एक प्रेतात्मा है, जो ज़मीन है उसी के अंदर में रहती है। ये जो मकान बना हुआ है उसके घर के ऊपर में बना हुआ है। हम इस बात को भूल चुके थे, हमारे साथ में कुछ गलत हुआ नहीं है, तो हम लोग भी एक तरह से आराम से उस घर में रहने लगे। और उसके बाद मेरे माता पिता मेरे लिए एक लड़की देखते हैं, रिश्ता तय होता है और फिर शादी भी हो जाती है। फिर हमारा परिवार इसी घर में रहने लगता है। आज सही कहा था मेरे पिता ने, इस घर में रहते हुए हम टैक्सियों की तादाद बढ़ा दिए थे, मतलब जितनी टैक्सी थी उसकी हम डबल कर चुके थे। अब मैं टैक्सी बिल्कुल चलाना बंद कर दिया था, अपने लिए मैं एक छोटा मोटा कारोबार करने लगा और उस कारोबार में मेरी पत्नी भी हाथ बटाती थी और मेरे माता पिता भी। अब मेरे पिता कहना था कि बेटा टैक्सी का काम बंद कर दे, ये काम तेरे लिए नहीं है, अब तुझे पैसे की अब मोह माया छोड़। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं पिताजी, इसी काम से हम आगे बढ़े हैं, बेशक मैं नहीं चलाऊँगा लेकिन हमारे ड्राइवर भाई अब हमारे लिए तो काम करेंगे, उनकी भी रोजी रोटी चल रही है और साथ में कुछ पैसा भी तो आ जाता है, तो कौन सा बुरा है। सच कहूँ दोस्तों, उस घर मेरे लिए लक्की साबित हुआ था। उस घर से बहुत हमने कमाया, उस घर में रह कर के आज भी हम उसी घर में रहते हैं। वो प्रेतात्मा लड़की हमें दोबारा तिबारा कभी दिखाई नहीं पड़ी और ऐसा हमारे साथ में कुछ भी नहीं हुआ। अब पूछेंगे कि मेरी पत्नी का क्या हुआ। पत्नी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया, लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी, बहुत पैसा खर्च हुआ, उसका घर तक बिक गया था उसके इलाज में, लेकिन फिर भी बच नहीं पाई थी, मर गई वो। और उसके बाद जो उसके माता पिता अपाहिज भाई थे वो किराए के घर में आ गए थे। मैं इतना ही सुना था, मैं तो कभी गया नहीं, अपने दोस्तों को भेजता था, थोड़ा जानकारी जुटाता था। लास्ट जानकारी मुझे यही लगा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है।
वो एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी। अब बहुत सारा पैसा उसमें बर्बाद हुआ था। अब उसके कर्म ऐसे थे, मैं कोई दोष नहीं देता हूँ, वो तो मुझे मारने के लिए पिशाचनी को भेजी थी। अब ये जो कर्म है, उल्टे कर्म, ये रिटर्न हो गए थे। अब उसी पर मैं तो कहता हूँ कि जैसे बैक हो गए थे, बैक फायर हो गया था। मेरी तो जान बच गई, लेकिन उसकी जान के अब आखिरी अब हो चुका था, अब उस दुनिया में नहीं थी। तो दोस्तों, ये है कहानी आज की। ये कहानी थोड़ी अजीब जरूर है, मुझे भी लगा था इस कहानी को अब बड़ा अजीब सा लग रहा था, और लेकिन जो सच्चाई है, मैं सच्चाई आप तक लाना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सीएम जी की भेजी हुई। ये आप बीती आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी वक्त, इसी टाइम पर और इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।